Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 अप्रैल 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करना, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अदरवाइज उस प्रकार से आपको अगर चैनल नहीं मिलता है तो डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने ये 3 चैनल निकल कर आएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर भी 13K प्लस सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे। तो तीनों को जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलता है, जैसे लेक्चर का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के आर्टिकल्स मैं एज इट इज़ पोस्ट कर देता हूँ, प्लस और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आंसर राइटिंग वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो बढ़ेंगे आगे, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगा रखा है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो अच्छे से वीडियो को सुनना, फुल कंसंट्रेशन के साथ में लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैंने पूरे कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो सुना और मुझे ये आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है एडॉप्शन के बारे में, आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने वाला हूँ। इंडिया के अंदर मान लो यहाँ पर कभी किसी एक बच्चे को गोद लेना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे लिया जाता है, वो सारी यहाँ पे बातें बताई गई हैं। उससे पहले मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी एक पिटीशन को देख रहा है। उस पिटीशन के अंदर शिकायत ये दर्ज की गई कि जो आज के टाइम पर एडॉप्शन को लेकर मेथड है, यानी बच्चे को गोद लेने के लिए यहाँ पर जो मेथड है, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को देख रहा है और कोशिश करेंगे कि जो एडॉप्शन मेथोडोलॉजी है इसको आसान कर दिया जाए, मतलब बच्चे को गोद लेने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा ईजी कर दिया जाए। इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस मुद्दे को समझे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या था। मैंने आपको सोर्स दिखाया, द हिंदू के अंदर इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया है, और भी न्यूज़पेपर कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पर द हिंदू एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर बन जाएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसका आर्टिकल लगा दिया है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इशू क्या निकल कर आता है, मुद्दा ये निकल कर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ इस पिटीशन को अच्छे से देखा जाएगा और साथ ही साथ जो ये बच्चे को गोद लेने का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा और ज़्यादा आसान किया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी कमियां देखने को मिलती हैं, और इसी कमियों को देखते हुए ये जो पिटीशन फाइल करी गई थी, इस पिटीशन के अंदर ये भी बोल दिया गया था कि आज के टाइम पर लगभग साल के अंदर 4000 चाइल्ड अडॉप्शन हुए, मतलब एक साल में 4000 बच्चों को गोद लिया गया है। जबकि जब हम लोग बच्चों की बात करें तो 3 करोड़ ऑर्फन चिल्ड्रन है हमारे कंट्री के अंदर, जिसमें से आप देख पाओगे 4000 चाइल्ड को सिर्फ और सिर्फ अडॉप्ट किया गया है। तो एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस गैप के पीछे का कारण है कि जो भी यहाँ पर गोद लेने का पूरा प्रोसेस है, एडॉप्शन का प्रोसेस है, उसके अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको करना होगा आसान। ये यहाँ पर पूरा का पूरा मुद्दा निकला। अब हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। पहली चीज़ ये देखते हैं कि आखिरकार एडॉप्शन का प्रोसेस होता क्या है, कैसे यहाँ पर बच्चे को गोद लिया जाता है। देखो, इसको समझने से पहले आपको यहाँ पर 1-2 बॉडीज़ के बारे में समझना होगा। यहाँ पर एक बॉडी का नाम है केयरिंग, ठीक है। अब केयरिंग की अपनी खुद की वेबसाइट है। केयरिंग की फुल फॉर्म है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ों को बताता है। इनकी प्रॉपर वेबसाइट है। ये वेबसाइट यहाँ पर कारा की वेबसाइट आप कह सकते हो। कारा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो कारा बॉडी है, इसी बॉडी के माध्यम से, इसी वेबसाइट के माध्यम से ही बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, बहुत आराम से। यहाँ पर गूगल पर वेबसाइट अवेलेबल है। इनफैक्ट वहीं से ओपन करके मैंने इस वेबसाइट का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर लगा रखा है। आगे बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल यहाँ पर आपको 1-2 बातें और समझनी होंगी। देखो, बोला ये जा रहा है कि आज के टाइम पर बहुत सारा हार्ड पेपर वर्क वगैरह यहाँ पर होता है, तो भाई उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने की आवश्यकता है और इस अडॉप्शन प्रोसेस को थोड़ा सा आसान करने की आवश्यकता है।
अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पर अलग बात है, मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट बताता हूँ। एलिजिबिलिटी के अंदर काफ़ी सारी बातें हैं कि यहाँ पर कोई एक हस्बैंड वाइफ है तो मेंटली वो यहाँ पर सही होने चाहिए, ठीक है। उनकी जो आर्थिक इनकम है, जो इकॉनमी है उनकी, मतलब आप कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर क्योंकि जब ऑब्वियस ही बात है, जब उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो वो बच्चे का सही से डेवलपमेंट नहीं देख पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दो चार बातें ऐसी और हैं, वो बहुत जेन्युइन सी बातें हैं, लॉजिकल सी बातें हैं, वो यहाँ पर मैटर करती हैं। और वो सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे इसमें एक बात ये भी है कि जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों को यहाँ पर, जो दोनों की एज है वो मिलाकर लगभग आप कह सकते हो 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 90 से ज़्यादा होगी अगर दोनों की एज को मिलाकर तो अगेन वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे बच्चे को। या फिर इसके साथ साथ एक और ये भी चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ है, अगर यहाँ पर बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सफ़र कर रहा है, ऐसी बीमारी जो कि जानलेवा बीमारी है, तो वो भी यहाँ पर बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। या फिर एक ऐसी चीज़ भी है कि मान लो यहाँ पर अकेली महिला यहाँ पर बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो वो यहाँ पर कर सकती है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। बट जब यहाँ पर अकेला मेल किसी बच्चे को अडॉप्ट करने चाहेगा तो वो अडॉप्ट कर सकता है, बट यहाँ पर गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ बॉय को अडॉप्ट कर पाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर जनरल सी बातें हैं जो कि गाइडलाइंस के अंदर मेंशन्ड है, ये मैंने आपको बता दिया। बट जो मेजर पॉइंट है वो यहाँ पर है। मेजर पॉइंट ये है करना क्या होगा। मान लो यहाँ पर दो व्यक्ति ये मियाँ बीवी एलिजिबल हो गए, अब यहाँ पर इनको अडॉप्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इनको कारा की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। कारा की वेबसाइट क्या है वो ये है, सिंपल से जाओगे गूगल पर टाइप करना गारा, ये निकल कर आ जाएगा। अब इस वेबसाइट पर आप देख पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे पूरी डिटेल डालोगे, नीचे जाओगे, नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता है और वहाँ से इसका सबमिशन हो जाएगा। आप रजिस्टर हो गए, रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी फुलफिल करने के लिए, वो यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी आगे का प्रोसेसिंग होता है, मतलब आपने मान लो ये सारा काम कर लिया, ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया, तो जो भी एजेंसी, मतलब ऑब्वियसली बात है अलग अलग एजेंसीज है जो कि यहाँ पर बच्चे को देती हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करेगी और वो इस पूरे मुद्दे को देख लेगी, फिर आपको उस एजेंसी के माध्यम से वो बच्चा मिल जाएगा। लेकिन अभी एकदम से नहीं मिलेगा, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, अच्छे से काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में एक कोर्ट का ऑर्डर भी चाहिए होता है। तो जो ये एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, जो कि आपको यहाँ पर बच्चा प्रोवाइड करवा रही है, वो क्या करती है, वो यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर को अप्रूव करती है और उसके बाद एडॉप्शन का ऑर्डर आ जाता है। उन सब के अप्रूवल के बाद में आपको बच्चा मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे 2 साल तक उस बच्चे को देखा जाता है। वो जो एजेंसी है वो देखती है कि हाँ बच्चा खुश है या नहीं है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर लगभग ऐसी चलती रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा एडॉप्शन का प्रोसेस है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर अगर कैसी को अडॉप्ट करना है तो वो किस प्रकार से अडॉप्ट किया जाता है। ये वेबसाइट वगैरह भी मैंने आप लोग को दिखा दी है। बाकी ये तो हमने बात करी अभी इंडिया की। अब मान लो कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि इंडिया में नहीं रह रहा है, ठीक है, अगर उसको जितने भी ऑल नॉन रेजिडेंट पर्सन वो भी अप्रोच कर सकते हैं ऑथोराइज्ड एडॉप्शन एजेंसी पर अपने फॉरेन कंट्री के अंदर, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर द केयरिंग, और अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको भी यहाँ पर आप कह सकते हो एडॉप्शन एजेंसी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देगी। और होता क्या है, फिर एट द लास्ट में जो कारा बॉडी है जो कि सारा काम कर रही है, ये यहाँ पर इशू करती है एक प्री अडॉप्शन या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है बाकी के आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना, ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला ज़रूर ध्यान रख सकते हो आप लोग। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर जो एडॉप्शन है, जो बच्चे को गोद लिया जा रहा है, वो लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक डेटा है हमारे पास, ये हमारे कंट्री का डेटा है, ये बाहर की कंट्री का डेटा है, ये इंटर कंट्री का डेटा है, मतलब कोई बाहर के व्यक्ति ने अगर बच्चे को अडॉप्ट किया है तो उसमें क्या हो रहा है। तो जब यहाँ पे आप देख पाओगे इन कंट्री के अंदर, तो 2010 से लेकर 2011 के बीच में ये 5693 के आसपास था, और ये बीच में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट आप देख पाओगे लगातार ये फिर डिक्लाइन होता हुआ चला गया। 2020-21 के अंदर ये 3000 के आसपास पहुंच गया। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो ये एडॉप्शन है वो लगातार कम हो रहा है। ये आप लोगों ने देखा, तो इसके लिए मतलब हमें पता ये चलता है कि बिल्कुल इसमें कोई ना कोई कमी होगी। हाँ, तो चाइल्ड एडॉप्शन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं, यही हम लोग को डिस्कस करना है, आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम निकल कर आती है कि एक बहुत बड़ा गैप है एडॉप्टेबल चिल्ड्रन और प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के बीच में। मतलब कि एक ऐसे पेरेंट्स जो कि बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और एक ऐसा यहाँ पर बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर इनके नंबर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एडॉप्शन प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम 2017 से 19 के बीच में
जो कारा है मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि देखो एक बार क्या हुआ, पेरेंट्स ने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन 2017 से 19 के बीच में क्या देखने को मिला, जिन पेरेंट्स ने बच्चे को अडॉप्ट किया था वो पेरेंट्स वापस से यहाँ पर रिटर्न करने आ गए बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली कि रिटर्निंग चिल्ड्रन का जो ये कॉन्सेप्ट है ज़्यादा आ गया। अगर हम लोग इस डेटा को देखें, इस डेटा के अकॉर्डिंग 2017 से 19 के बीच में बताया गया 60% जितने भी चिल्ड्रन रिटर्न हुए हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर आपको गर्ल्स देखने को मिलेंगी। 60% गर्ल्स हैं, 24% यहाँ पर कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 6 साल से भी ज़्यादा हैं, मतलब 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो इन बच्चों को वापस से रिटर्न कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बताया गया प्राइमरी रीज़न ये है कि जो डिसेबल चिल्ड्रन है या फिर ओल्डर चिल्ड्रन है, इनको बहुत टाइम लग जा रहा है फैमिलीज़ के साथ में एडजस्ट होने में। इस वजह से यहाँ पर वो जो फैमिली है वो यहाँ पर उन बच्चों को रिटर्न कर दी है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दूसरा कारण बताया गया कि यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलेगा जो ओल्डर बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, यहाँ पर उनके लिए काफ़ी हद तक चैलेंजिंग है इस पूरे नए एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो पाना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सब यहाँ पर बच्चों को इसके बारे में नहीं बता रहा है, न्यू फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन क्या होता है, जब अचानक से एक न्यू फैमिली के अंदर जा रहा है तो वो उन चीज़ों को सही से समझ नहीं पाता, उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इन कारणों की वजह से कभी कभी काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को रिटर्न कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइल्ड एडॉप्शन के अंदर ये भी देखने को मिलती है। बाकी मैंने कारा के बारे में आपको बता ही दिया है। कारा क्या है, तो कारा एक अथॉरिटी है जो कि एक और मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। 2015 में इसको बनाया गया था। इसका मेन काम क्या है, वही यहाँ पर चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर काम करती है। एडॉप्शन ऑफ इंडियन चाइल्ड, ये यहाँ पर इसको मॉनिटर करती है, इसको रेगुलेट करती है, इन कंट्री और इंटर कंट्री दोनों को यहाँ पर देखती है। ठीक है, भारत तक कोई व्यक्ति यहाँ पर एडॉप्शन कर रहा है या फिर कोई फॉरेनर एडॉप्शन कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को देखती है ये हमारी कारा। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं, ये मैंने आपको बताया 2-3 प्रॉब्लम्स ये हो गई। उसके बाद एडॉप्शन के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया लगभग 40 चिल्ड्रन जो कि डिसेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे मतलब जो कि डिसेबल कैटेगरी के अंदर हैं, इनको अडॉप्ट किया गया 2018 से 2019 के बीच में। तो 2018-19 में सिर्फ और सिर्फ 40 डिसेबल बच्चे अडॉप्ट किए गए, ये यहाँ पर बताया गया, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर ये नंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी है, मतलब ये है कि जिस भी बच्चों को स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है उनके एडॉप्शन के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, उनका एडॉप्शन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है LGBTQ+ कम्युनिटी की। LGBTQ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर अगर बच्चे को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक आइडियल इंडियन फैमिली होनी चाहिए, जिसके अंदर एक हस्बैंड हो, वाइफ हो, डॉटर, सन, जो भी हो, यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर फैमिली होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, फरवरी 2021 के अंदर जब यहाँ पर एक पिटीशन को देखा जा रहा था जिसके अंदर LGBTQI+ कम्युनिटी की जो मैरिजेस है इनको लीगल रिकॉग्निशन देने के बारे में चर्चा की जा रही थी। ठीक है, तो LGBTQI कम्युनिटी को ये बोल दिया गया कि आपको हम लोग इंडियन फैमिली के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन की तरह कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो LGBTQI कम्युनिटी है, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर कम्युनिटी जो है, ये बेसिकली यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं। अगर ये चाहें भी बच्चे को अडॉप्ट करना तो वो यहाँ पर नहीं कर पा रही हैं। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये इनवैलिडिटी की वजह से, इनकी मैरिजेस की इनवैलिडिटी की वजह से क्या होता है, ये मतलब इलीगल तरीके से फिर बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे इलीगल तरीके से बच्चों को अडॉप्ट किया जाएगा, इलीगल अडॉप्शंस वगैरह यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम्स हैं जो कि एडॉप्शन के अंदर में आ रही हैं। इन प्रॉब्लम्स को देखना होगा, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर प्रॉपर रिजोल्यूशन लेकर आना होगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आगे मैं आपको बताऊँगा। सोल्यूशन को बताने से पहले एक चीज़ और आप लोग को जाननी होगी, इंडिया के अंदर एडॉप्शन को लेकर कौन कौन से कानून देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इंडिया के अंदर जो एडॉप्शन होता है वो बेसिकली यहाँ पर हमा एक्ट के अंदर होता है, मतलब कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर में। साथ ही साथ जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है इसमें। तो इन दोनों एक्ट के माध्यम से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। जो हमा 1956 है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में आता है। जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। और इन रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इन दोनों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं,
ये सब यहाँ पर लीगलाइज हैं, ये सब यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर लीगलाइज्ड कैटेगरी के अंदर है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बताया गया 2015 में जे आया है, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया 2015 में। इससे पहले एक और प्रोसेस हुआ करता था जिसका नाम था गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980, जहाँ पे प्रॉपर एडॉप्शन नहीं हो पाता था। यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे का गार्डियन बन गए और वो बच्चा जैसे यहाँ पर 21 साल का हुआ वो गार्डियनशिप खत्म हो जाती थी। तो ये पहले का प्रोसेस है। अब यहाँ पर प्रोसेस कौन सा है इसके ऊपर ध्यान देना है। हामा और जे एक्ट ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। अब इसमें सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे बताए गए। सबसे पहली चीज़ जो ये प्रोसेस है एडॉप्शन का, इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देखो और जितने भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं उनको कम करके इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद यहाँ पर एडॉप्शन बढ़ पाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा सोल्यूशन क्या देखने को मिलेगा, जो ये मिनिस्ट्री है वो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में बातचीत कर सकती है, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट्स इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर इन डिफिकल्टीज़ के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक और पर्पज़ आपको देखने को मिलेगा कि देखो एक सोल्यूशन ये भी है, प्राइमरी पर्पज़ हमारा ये भी है सोल्यूशन का कि देखो जो बच्चा है, बच्चे को जो भी यहाँ पर एडॉप्शन मिला है, मतलब जो भी बच्चों को अडॉप्ट किया गया है, उसके जो वेलफेयर है या फिर यहाँ पर उसका जो राइट टू फैमिली वगैरह है उसको हम लोग ध्यान में रखें। तो उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। बच्चे का वेलफेयर, उसके बच्चे को यहाँ पर जो भी हिज और हर, मतलब जो भी लड़का लड़की होगा उसको राइट टू फैमिली यहाँ पर रिस्टोर हो रहा है, तो इसको देखा जाएगा। प्लस यहाँ पे लास्ट में बताया गया कारा, जो कि यहाँ पर सारा काम देख रही है, रेगुलेट कर रही है इस एडॉप्शन को। कारा के साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज़ है हमारी, उनको क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पर एक अटेंशन देना चाहिए कि आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। पहला सोल्यूशन, मेजर सोल्यूशन है कि आपको प्रोसेस सिंप्लीफाई करना होगा। प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा तो एडॉप्शन अपने आप यहाँ पर बढ़ने लगेंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर पूरी जो आर्टिकल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एडॉप्शन को लेकर सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। इसी के साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, हमारा टारगेट है आज का 2K+ लाइक्स का। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग आप कह सकते हो इसको GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, हाँ बिल्कुल डायरेक्टली, वनडे एग्जाम में भी बन सकता है, प्लस यहाँ पे UPSC प्रीलिम्स में भी। बात की गई है, नीति आयोग ने अभी एक लिस्ट को, एक इंडेक्स को पब्लिश किया है। उस इंडेक्स का नाम क्या है, उसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स को पब्लिश किया गया, किसके थ्रू पब्लिश किया गया, नीति आयोग के थ्रू। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। अगेन द हिंदू का आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, है ना, डिटेल से यहाँ सारी बातें बताई गई हैं। तो देखो पहली चीज़ आपने पढ़ लिया कि हाँ नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। लॉन्च करने का मेजर फोकस क्या है, इसका मकसद यह है कि हम लोग जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको ट्रैक कर सकें कि वो क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में क्या क्या कर रही हैं, ठीक है। पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, पोल्यूशन से लड़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की तरह, इनकी तरफ से। तो इनको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर इस पूरे इंडेक्स को लाया गया है, इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। क्लियर हुआ। क्योंकि भारत का मेजर गोल यही है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें और हम लोग क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करें, जिससे पोल्यूशन वगैरह हम लोग बिल्कुल डाउन ले आएँ। अब ये जो रिपोर्ट है इसका मकसद क्या है, ठीक है। रिपोर्ट कौन सी है मैंने आपको बताया, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जिसको सेकी के नाम से आप लोग कह सकते हो। इसका मेजर मकसद है स्टेट्स की रैंकिंग बनाना, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के, मतलब जो भी स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसने क्लीन एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से टैकल करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उस स्टेट की रैंकिंग ऊपर रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो रैंकिंग है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जिस भी स्टेट के अंदर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देखते हुए ये सारा काम किया गया है, तो उसकी रैंकिंग ऊपर आ जाएगी। क्लियर हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर इसका मेजर मकसद ये भी है कि जो स्टेट लेवल है यहाँ पर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एफिशिएंट क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर मेजर मकसद है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रैंकिंग तैयार हो रही है तो इससे एक कंपटीशन भी डेवलप हो जाता है। अब कंपटीशन डेवलप हुआ तो सारे स्टेट्स लगे पड़े हैं कि हम लोग यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो इससे क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, जहां पर आपस में एक अच्छा कंपटीशन है कि हाँ भाई सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्लीन एनर्जी बढ़ी रहे और हम लोग पोल्यूशन को कम से कम करते रहें। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। बाकी सेकी के बारे में और बातें आपको जाननी होंगी। होता क्या है, देखो जो ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग को तैयार करता है 6 पैरामीटर्स को देखते हुए। वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पहला पैरामीटर है डिस्कॉम।
मतलब उस स्टेट के अंदर डिस्कॉम की कैसी फैसिलिटी है, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। दूसरा, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी को देखा जाता है। तीसरा, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स कैसे उठाए जा रहे हैं। चौथा, एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है उस स्टेट के अंदर। पांचवा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है भी या नहीं है। या फिर छठा, क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स उठाए गए स्टेट्स के थ्रू। तो ये 6 चीज़ें देखी जाती हैं। इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इन 6 पैरामीटर्स में किसी भी स्टेट ने अच्छा काम किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रैंकिंग ऊपर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई इंडेक्स के अंदर हमने ये सब तो पढ़ लिया, इंडेक्स किस चीज़ को लेकर है। अब ये बताओ कि इस इंडेक्स के अंदर कौन से राज्य ने टॉप किया है। तो देखो यहाँ पर ये जो सेकी है इसके ऊपर मतलब आप कह सकते हो जो पूरा का पूरा इंडेक्स है ये इंडेक्स को कैटेगराइज किया गया है 3 ग्रुप के अंदर में। 3 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप है फ्रंट रनर का जो आगे वाले हैं, दूसरे अचीवर्स का है और तीसरे एस्पिरेंट्स का है। तो अब इस पूरे इंडेक्स में जो टॉप परफॉर्मर राज्य रहे हैं वो कौन से रहे, आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन में। टॉप परफॉर्मर में गुजरात, केरला, पंजाब, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 3 के राज्य आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस नीति आयोग के सेकी इंडेक्स के अंदर में। और ये तो हमने बात कर ली टॉप परफॉर्मर और बड़े राज्य कौन से, लार्जर स्टेट या बिग स्टेट। अब बात करते हैं टॉप 3 परफॉर्मर्स की जो कि छोटे स्टेट्स हैं। ये तो हमने बात कर ली ऊपर बिगर स्टेट्स की। अब स्मॉलर स्टेट्स में बात करें तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर की यहाँ पर सबसे बेहतरीन रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस वाले, मतलब बॉटम वाले स्टेट्स, ठीक है। टॉप 3 आपको पता चल गया, टॉप यहाँ पर स्मॉल स्टेट्स के बारे में पता चल गया। अब बॉटम वाले के बाद में बात करें तो बॉटम के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड जो कि बॉटम के अंदर इनको रखा गया है। ये यहाँ पर इंडेक्स तैयार किया गया है, क्लियर हुआ। बाकी आप लोग देख पाओगे इस इंडेक्स के अंदर ये रैंकिंग मैंने आपको एज इट इज बता दी है। टॉप परफॉर्मर मैंने आपको लार्जर स्टेट बता दिया, गुजरात, केरला, पंजाब। टॉप परफॉर्मर स्मॉलर स्टेट बता दिया, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, वो है टॉप परफॉर्मर यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़, दिल्ली और दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पर दमन एंड दीव, दादर एंड नागर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो इनकी कितने कितने पॉइंट्स मिले वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। बाकी ये तो आपने 3 कैटेगरी देख ली, टॉपर टॉपर टॉपर, और उसके बाद यहाँ पे बॉटम के अंदर ये 3 राज्य देखने को मिल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको पूरा आर्टिकल पढ़ा दिया, इतना सा इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद ये चीज़ है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी हमारा एनवायरमेंट है या क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर फोकस करने के लिए अलग अलग इंडेक्सेस लेकर आए जाते हैं। और वो इंडेक्सेस कौन कौन से जो कि पिछले साल चर्चा में रहे, मतलब पिछले 1 साल में ये इंडेक्सेस चर्चा में रहे, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। जैसे कि पहला इंडेक्स है वर्ल्ड एनर्जी ट्राइमेला इंडेक्स। अब इसकी पब्लिशिंग एजेंसी कौन है, तो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। दूसरा इंडेक्स कौन सा है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पब्लिशिंग एजेंसी के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद एक है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है अर्न्स्ट एंड यंग। उसके बाद आता है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट, इसको कौन पब्लिश करता है, जर्मन वॉच। अब इनका मेजर काम क्या है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान देना, क्लीन एनर्जी के ऊपर ध्यान देना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देने का काम है, ठीक है, ये मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की रैंक क्या रही है इन तीनों इंडेक्स के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहो तो ना अपने पास स्क्रीनशॉट खींच के रखो या फिर पीडीएफ आपको मिल ही जाता है। इंडिया की रैंक के बारे में बात करें तो इस वाले इंडेक्स के अंदर 2021 में भारत की रैंक 127 में से 75 थी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 2021 में 115 में से 87 थी। इस वाले इंडेक्स में 2021 में 40 में से 3 थी। इस वाले इंडेक्स में 63 में से 10 थी। अब इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ के बारे में जब हम लोग बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री के अंदर इस वाले इंडेक्स की जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री हैं 3, वो हैं स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। इसमें यहाँ पर है स्वीडन अगेन, नॉर्वे, डेनमार्क। इसमें है यूएसए, मेनलैंड, चाइना। और उसके बाद इस वाली में है अगेन डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, ठीक है, क्लियर हुआ। ये डेटा अपने पास ज़रूर रखना। बाकी यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। तो ये क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके यहाँ पर दिए गए 2 स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 2015 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो अलायंस है इसके अंदर सभी मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं यूनाइटेड नेशन की। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है
क्योंकि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पर ही लॉन्च किया गया था पेरिस में 2015 में, भारत के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। बट दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन के अंदर बताया गया कि देखो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी जो मेंबरशिप है ये पहले कुछ ही कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर ओपन की गई थी, बाद में यूनाइटेड नेशन कंट्रीज़ के लिए ओपन करी गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉपर सारी यूएन के मेंबर्स जो हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन ए। तो 1 ओनली इसका आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आपने इंडिया यूएस के 2+2 फॉर्मेट डिस्कशन के बारे में सुन लिया होगा कि यहाँ 2+2 डायलॉग हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग से हटकर बातें बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2+2 मीटिंग के अंदर क्या हमारे लिए थ्रेट है, खतरा क्या है, प्लस 2+2 मीटिंग को लेकर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसको लेकर क्वेश्चन बनेगा, बनने वाला, बन सकता नहीं है, बनेगा डायरेक्टली, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इन्होंने एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से समझाया 2+2 फॉर्मूला के बारे में, इंडिया यूएस के बीच में जो डिस्कशन हुआ है। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, नोट डाउन करने लायक बातें। तो मुद्दा आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो 2+2 डायलॉग है ये इंडिया यूएस में हुआ है, कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये चल रहा है। यहाँ पे पहली चीज़ आपको समझना होगा 2+2 मीटिंग क्या होती है। 2+2 मतलब एक इधर से देश है इंडिया, एक उधर से है यूएसए, दोनों के तरफ से 2-2 मिनिस्टर्स होंगे। 2-2 मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर होंगे? भारत की साइड से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और इसी प्रकार से यूएस की साइड से भी यही दोनों, इनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। जैसे भारत की साइड से एस जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर। अब ये यूएस की साइड से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और इधर ये डिफेंस मिनिस्टर। जरा इन दोनों का नाम बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, नाम क्या है। ठीक है, देखते हैं किन किन को ये नाम याद है। आगे बात करते हैं। अब 2+2 मीटिंग क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया, दो मिनिस्टर्स के बीच में होती है, लेकिन ये जो लास्ट वाला पैरा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2+2 मीटिंग ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट भी है कंट्री के लिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, इससे रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करें तो भारत सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज़ के साथ में ये 2+2 मीटिंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया के साथ में मीटिंग की जाती है। बाकी और अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहली बार कब हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो 2+2 डायलॉग हुआ था ये सबसे पहली बार हुआ था सितंबर 2021 में, जब हमारे जयशंकर साहब और यहाँ पर आप कह सकते हो राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग करी थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स के साथ में। उसके बाद इंडिया और रशिया का जो पहला 2+2 डायलॉग होता है वो होता है पिछले साल दिसंबर के अंदर, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव और डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोगुल ये इंडिया आए थे। उसके बाद एक और मीटिंग होती है, यहाँ पर यूएस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना इन देशों के साथ में मीटिंग होती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में कैसे स्टार्टिंग हुई थी, फिर उसके बाद में हमारी स्टार्टिंग रशिया के साथ में कैसे हुई थी, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जापान के साथ में जो हमने स्टार्टिंग करी थी, अपना पहला जो टॉक हुआ था हमारा 2+2 फॉर्मेट का, वो हुआ था 30 नवंबर 2019 के अंदर में। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं यूएस के साथ में। तो यूएस के साथ में जो पहली 2+2 मीटिंग हमारी हुई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब यहाँ पर ये मीटिंग की गई थी। 2018 के सितंबर में ये मीटिंग हुई थी। ध्यान रख सकते हो इस मीटिंग में हमारी जो लेट सुषमा स्वराज जी हैं, साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये यहाँ पर गए थे, इनके थ्रू यहाँ पर ये मीटिंग की गई थी। फिर ये पहली मीटिंग थी, उसके बाद सेकंड और थर्ड एडिशन वाली भी हो चुकी है 2+2 मीटिंग 2019-2020 में। अब यहाँ पर आप देख पाओगे एक और मीटिंग चल रही है 2+2। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपने 2+2 के बारे में सारी बातें जान ली। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, वो ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। बताया गया कि देखो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी बातचीत चल रही है इसमें टेंशन वाली बातें 2 देखने को मिल जाती हैं। 2 में सबसे पहली बात है कि आज के टाइम पर भारत रशिया से काफ़ी सारा तेल परचेज कर रहा है। इनफैक्ट दुनिया भर की कंट्रीज़ ने भारत के ऊपर जोर डाल लिया कि रशिया के अगेंस्ट में बोले भारत। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है, रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर बार बार भारत से बोला गया कि भाई इसका आलोचना करो, इसकी क्रिटिसिज्म करो। इंडिया ने करी नहीं। इंडिया ने यहाँ पर वोटिंग में भी एब्सटेन कर दिया हर जगह पर, इनडायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट मारा है रशिया को। बट यहाँ पर क्या हुआ, इसी चीज़ का क्वेश्चन उठाया गया इस मीटिंग के अंदर में, और क्वेश्चन इस बेसिस पर उठाया गया कि भाई यहाँ पर आप देख पाओगे जो इस वॉर के अंदर फंडिंग है वो कहीं ना कहीं भारत कर रहा है। मतलब कि
फंडिंग किस प्रकार से भारत कर रहा है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब हम लोग तेल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा अमाउंट जा रहा है, जिसके बदले में आपको पता होगा कि हमारे एस जयशंकर साहब ने एक अच्छा करारा जवाब भी दिया इनको। वो ये है कि भारत से ज़्यादा जो तेल है वो यूरोप परचेज कर रहा है। जितना भारत एक महीने में परचेज कर रहा है रशिया से, उतना तो यूरोप एक दिन के अंदर, मतलब कि एक दोपहर में वो ऑर्डर कर देता है तेल। तो इस पर यहाँ पर पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए, किसके ऊपर, यूरोप के ऊपर। फिर उसका मतलब एक ये टेंशन है दोनों के मीटिंग के अंदर, और दूसरा टेंशन है S-400 सिस्टम को लेकर। S-400 सिस्टम ये मिसाइल सिस्टम है। अब इस पूरे सिस्टम को हमने परचेज किया है रशिया से। अब बार बार क्वेश्चन ये उठ रहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो भारत रशिया से इस वेपन को परचेज कर रहा है, तो भारत के ऊपर काटसा के सैंक्शन लगा देने चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इस चीज़ को देखते हुए यूएस ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग यहाँ पर एक काटसा के सैंक्शन नहीं लगाएंगे, हमारे रिलेशंस बहुत गहरे हैं, अगर सैंक्शन लगा देंगे तो इससे रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई थी। आई होप आप लोग यहाँ पर 2+2 डिस्कशन के बारे में काफ़ी सारी बातें समझ गए होंगे। देन उसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन बना भी है, यूपीएससी ने पूछा है, वो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ज्योतिराव फुले जी के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीआईबी पे डायरेक्टली पब्लिश किया है सरकार ने। यहाँ पे बताया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है महात्मा ज्योतिबा फुले जी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, इसी वजह से ये आर्टिकल आया चर्चा में। यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट भी आपको देखने को मिलेगा। महात्मा फुले इज वाइडली रेस्पेक्टेड एज अ चैम्पियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोर्स ऑफ होप फॉर काउंटलेस पीपल। ही वॉज मल्टीफेसेटेड personality who worked tirelessly for social equality, women empowerment, boosting education, tributes to him on his जयंती। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये पीएम मोदी का ट्वीट आ गया। बाकी मैंने आपको समझा दिया, 11 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, इसी वजह से महात्मा ज्योतिराव फुले चर्चा में है। ठीक है, इनको ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं, या आप लोग यहाँ पर इनका पिक्चर देख पा रहे होंगे। मैं इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ क्रिस्प सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आप लोग अपने पास स्टोर करके रख सकते हो। पहली इन्फॉर्मेशन, फुले जी का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में, जो आज के नंबर महाराष्ट्र है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। यह बिलोंग करते हैं माली, जो माली कास्ट ऑफ गार्डनर होती है उसी से, जो वेजिटेबल फार्मर्स होते हैं वहाँ से ये बिलोंग करते थे। 1841 में फुले साहब यहाँ पर स्कॉटिश मिशनरी स्कूल हाई स्कूल में जाते हैं, वहीं से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। प्लस इनका जो आइडियोलॉजी है, मतलब इनका जो आइडिया है वो इक्वालिटी पे रहा है, लिबर्टी पे रहा है और सोसाइटी के ऊपर रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मतलब पब्लिश करी हैं। इनके मेजर पब्लिकेशन हैं जैसे कि तृतीय रत्न, पोवाड़ा, छत्रपति शिवाजी भोसले यांचना, उसके बाद यहाँ पर गुलामगिरी, श्वेताकरचर्य असोद। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पब्लिश करी गई हैं, किनके थ्रू, ज्योतिबा राव फुले जी के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया फुले जी के साथ साथ जो इनके फॉलोअर्स हैं उन सब ने मिलकर सत्याशोधक समाज को बनाया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। ठीक है, अब सत्याशोधक समाज को उन्होंने बनाया था ताकि इक्वालिटी को लेकर आ सकें, हम लोग लोगों के अंदर एक समानता को बना सकें। ठीक है, खासकर जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो उस समय काफ़ी सफ़र कर रहे थे, उन लोअर कास्ट वाले लोगों को ऊपर उठा के लेकर आए हम लोग, है ना, और उनको बेसिकली इक्वालिटी की तरफ हम लोग लेकर आए। ये हमारा मेजर फोकस था। साथ ही साथ म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर बने, इनको अपॉइंट किया गया था एज अ कमिश्नर टू द पूना म्यूनिसिपैलिटी, इन्होंने सर्व किया वहाँ पर लगभग 1883 तक। उसके बाद यहाँ पर इनको एक टाइटल दिया गया महात्मा का। कब? 11 मई 1888 को। ये महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट थी, विथाल राव कृष्णाजी वंडेटकर, इन्होंने यहाँ पर महात्मा का टाइटल दिया, जिसके बाद हम लोग इनको महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से जानते हैं। बाकी इनके बारे में बात करें तो 1848 में इन्होंने अपनी वाइफ सावित्रीबाई जी को, अपनी वाइफ को यहाँ पर पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इनकी वाइफ ने बहुत कुछ अच्छा करके दिखाया। ठीक है, इनफैक्ट इनका बाल विवाह हो गया था, तो यहाँ पर ये लोग चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे बिल्कुल। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने क्या करा, स्कूल्स वगैरह ओपन करे। ठीक है, स्कूल्स को चला रहे थे पुणे के अंदर में, और साथ ही साथ यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के अंदर विश्वास रखते थे। लेकिन स्कूल्स क्या होता है इनके 1852 तक जो फुले साहब हैं इन्होंने 3 स्कूल्स को बना लिया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है बाद में इन स्कूल्स को बंद करना पड़ता है 1858 में, क्योंकि फंड का कमी पड़ जाती है, फंड का शॉर्टेज पड़ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको पता होगा 1857 का रिवोल्ट होता है, इस विद्रोह के बाद में यहाँ पर फंड के शॉर्टेज के बाद इन स्कूल्स को बंद करना पड़ जाता है हमारे फुले साहब को। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो ज्योतिबा जी हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर देखा
इनकी मतलब इन्होंने यहाँ पर रियलाइज़ किया कि जो विडो हैं, ठीक है, जो विधवा औरतें, उनकी कंडीशन कितनी बुरी है, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश किया एक आश्रम में, ठीक है, जहाँ पर जो यंग विडोज़ है वो आके रह सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर अटैक किया जो भी ब्राह्मण्स थे और जो अपर कास्ट वाले लोग थे, ऑर्थोडॉक्स जो ब्राह्मण्स थे, उनकी सोच यहाँ पर रूढ़िवादी वाली सोच थी, ठीक है, तो उनको ऊपर अटैक किया गया। प्लस यहाँ पर ये काम कर रहे थे लगातार अनटचेबिलिटी, जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस समय यहाँ पर इतिहास में आपको देख पाओगे अनटचेबिलिटी भी चल रही थी बहुत ज़्यादा, छुआ नहीं जा रहा था लोग, मतलब लोग छूते नहीं थे लोअर कास्ट वाले लोगों को, इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी। कास्ट सिस्टम चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया ज्योतिबा राव फुले जी ने। फिर उसके बाद बताया गया लास्ट वन की डेथ होती है 28 नवंबर 1890 में। फिर इनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाता है फुलेवाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी उसके बाद एक अगला आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात की गई है GSLV F10 के बारे में। ये चर्चा में क्यों है, तो क्या हुआ है, जो इम्प्रूव GSLV है वो हम लोग इस साल रेडी करने वाले हैं। मतलब कि जो ये GSLV रॉकेट है इसके अंदर एक कमी हो गई थी 2021 में, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 वाला मिशन है ये फेल मार गया था। आप देख पाओगे 2021 के अंदर एक हाई लेवल पैनल को एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, ये यहाँ पर इस GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अच्छे से एग्जामिन कर सके, ये क्यों फेल मारा इसको एग्जामिन कर सके। इसी की चक्कर में जो हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 वाला मिशन था वो फेल मार गया था। तो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर एक कमी हो गई थी रॉकेट के अंदर, वो कमी है CUS की, क्रायोजेनिक अपर स्टेज यहाँ पर ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फेल हो गया था। तो अब इसी चक्कर में जो GSLV हमारा रॉकेट है, इस GSLV रॉकेट को मजबूत बनाएंगे और लगभग यहाँ पर जो CUS सिस्टम है, मतलब क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है रॉकेट का, उसको इम्प्रूव किया जाएगा और यहाँ पर इसको रेडी कर दिया जाएगा इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा में है कि हम लोग इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेकर आने वाले हैं। अब ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने देखा GSLV रॉकेट, ठीक है, GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को लॉन्च करने में ये मदद देता है। अब ये जब रॉकेट आप देखोगे तो इसमें पेलोड बना हुआ है ऊपर, पेलोड के अंदर हम लोग सैटेलाइट को रखते हैं और पेलोड के नीचे आपको ये क्रायोजेनिक स्टेज देखने को मिलेगा। इसी के बारे में चर्चा की जा रही है। ये यहाँ पर अभी बहुत कमज़ोर है, इसको मजबूत करने के बारे में चर्चा की जा रही है और इसी को हम लोग मजबूत करके एक रोबस्ट सिस्टम बनाकर ऐड करने वाले हैं। अब क्रायोजेनिक अपर स्टेज में होता क्या है, इस वाले स्टेज के अंदर आप देख पाओगे हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। लिक्विड हाइड्रोजन जो कि -253 डिग्री पर रखा जाता है और लिक्विड ऑक्सीजन जो कि -183 डिग्री पर रखा जाता है। अब मतलब कि आप कह सकते हो ये तो जम जाएगा इतने में, है ना, क्योंकि आप कहोगे -253 और इधर -183 तो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा इतनी देर में, तो नहीं, क्योंकि इसी के तो नाम की तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इसका पर्पज़ ये है कि हम लोग इस फ्यूल को ठंडा रखें, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा रखने के बाद भी इसको जमने ना दें। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसी वजह से यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन नाम लिखा गया है। हालांकि यहाँ पर ये टेम्परेचर माइनस में कितना ही पहुँच जाए लेकिन इसको जमने नहीं दिया जाता, इसी के लिए यहाँ पर एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। अब ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है यही यहाँ पर फेल मार गई इसके अंदर, जिसको इम्प्रूव करने के बारे में चर्चा की जा रही है। क्लियर हुआ? और अभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको भी देख लो। चलो उससे पहले आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया ये GSLV क्या है, हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, मतलब कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। GSLV के अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे रॉकेट हैं जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था। अब आर्टिकल वापस से आया तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, इसरो के पास और भी अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं, मतलब हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। जिसमें से सबसे पहला व्हीकल है हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखना, कौन सा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे पहला ये रॉकेट था हमारा जिसको इसरो ने डेवलप किया था, जिसको SLV के नाम से जानते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ASLV आया। अब SLV और ASLV दोनों यहाँ पर छोटी छोटी सैटेलाइट्स को ले जाता था, लगभग यहाँ पर 150 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स को यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट पर छोड़ने में मदद करता था। क्लियर हुआ? तो हमारे पास स्टार्टिंग में SLV आया, देन ASLV आया, देन ASLV के बाद में हमारे पास PSLV आता है, ठीक है। ये आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारे जैसे अर्थ हुआ, अर्थ पर आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलेगा। इन पोल्स के ऊपर ऑर्बिट है,
इन ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसी वजह से इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोला गया है। जो PSLV है इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 1994 में, और ये इसरो का आज तक एक मेन रॉकेट है। और आज के टाइम पर जो ये PSLV है ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी बार यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर इसको बना दिया गया है। लगातार हमने इसके अंदर इंप्रूवमेंट किया है। क्लियर हुआ? ये इंडिया का लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर लिक्विड स्टेज भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब लिक्विड स्टेज ऐड किया गया था। ऐसा पहला रॉकेट था भारत का। और PSLV बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला रॉकेट है जो कि इसरो आज तक यूज़ कर रहा है। हम लोगों ने लगभग 52 लगभग आप कह सकते हो ऑफ इट्स 54 फ्लाइट सक्सेसफुल करी है, मतलब कि 52 बार तो यहाँ पर सक्सेसफुल हम लोगों ने इस फ्लाइट से अपने मिशन लॉन्च करे हैं। जो आपने चंद्रयान 1 के बारे में सुना था 2008 के अंदर, जिसको लॉन्च किया गया था, उसके बाद मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था हमने। ठीक है, तो आप देख पाओगे अलग अलग जो मिशन हैं वो सब भी PSLV से लॉन्च करे गए थे। प्लस इसरो आज के टाइम पर 2 सैटेलाइट्स व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 2 व्हीकल का इस्तेमाल करता है। एक तो PSLV, दूसरा यहाँ पर नाम आता है GSLV का। PSLV के बाद हम लोग GSLV का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, PSLV और GSLV दोनों के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से रॉकेट हैं। एक SLV है जो कि सबसे पहली बार लाया गया था, उसके बाद ASLV पर आए हम लोग, देन PSLV को बनाया, देन GSLV को बनाया। PSLV और GSLV को हम लोग आज तक इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद GSLV के बारे में 2-4 बातें जान लो, इंपॉर्टेंट है। GSLV बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है, इनफैक्ट PSLV से भी ज़्यादा पावरफुल GSLV है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया GSLV एक तो मतलब इसका Mark 3 वर्जन आप देखोगे वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया ये इतना पावरफुल है कि लगभग 10,000 किलोग्राम की सैटेलाइट को ये उड़ा सकता है, ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाकर लॉन्च कर सकता है। प्लस यहाँ पर ये जो GSLV है इसके अंदर ही आपको क्रायोजेनिक अपर स्टेज देखने को मिलता है, जो कि अभी खराब हुआ था, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है, जिसको हम लोग और इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, और Mark 3 वर्जन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। GSLV का Mark 3 वर्जन बहुत ज़्यादा हैवी रॉकेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत भारी भारी सैटेलाइट्स को हमारे अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद करता है। तो PSLV GSLV क्लियर हुए। उसके बाद आता है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके नाम से पता चल रहा है ये बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद करता है। SSLV को हमने बनाया कि हम लोग जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर पाएँ। तो SSLV मतलब छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक अलग से व्हीकल होगा, तो पैसा कम खर्च होगा। अब छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी हम लोग पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो ये चीज़ें ना करें, इसलिए छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लगभग यहाँ पर 500 किलोग्राम की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी यहाँ पे आप कह सकते हो हम लोग SSLV को लेकर आए, क्योंकि ऊपर आप देख पाओगे इस वाले रॉकेट से हम लोग 10,000 किलोग्राम की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, और हमें अगर 500 किलोग्राम की सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो उसके लिए SSLV को बनाया गया। फिर उसके बाद आता है आखिरी वाला, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा कम काम हुआ है लेकिन यहाँ पर हुआ है। एक रॉकेट है, यह है रीयूजेबल रॉकेट, या फिर इसको हम लोग फ्यूचर रॉकेट के नाम से जानते हैं। फ्यूचर रॉकेट का मतलब है हम लोग इसको वापस से यूज़ कर सकें। तो आपका क्वेश्चन होगा, वेट, तो हम लोग इन रॉकेट को वापस से यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो, PSLV रॉकेट है, ये इसमें हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, ये ऊपर गया उड़कर, सैटेलाइट को इसने लॉन्च कर दिया और ऊपर ही मतलब खत्म हो गया ये। ठीक है, ये ऊपर ही खत्म हो गया, कूड़ा बन गया। अब ऐसी GSLV है, रॉकेट जा रहे हैं ऊपर, सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे, खत्म हो गए, वो नीचे थोड़ा ना आ रहे हैं। तो यही होता है PSLV GSLV के अंदर। तो इसी प्रकार से आप देख पाओगे हमारे पास आता है कौन सा, रीयूजेबल वाला। रीयूजेबल में क्या कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ये ऊपर गया, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और वापस से अर्थ एटमॉस्फेयर में लैंड हो जाएगा, आएगा और आराम से यहाँ पर लैंड हो जाएगा एक एयरप्लेन की तरह। इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे, कुछ कॉस्ट लगेगी लेकिन कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। यहाँ पे आराम से इसको वापस से डेवलप करके रीडेवलप करके यूज़ किया जा सकता है। तो इसी वजह से ही बोला गया इसको रीयूजेबल रॉकेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या भारत ने रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप किया है? तो बिल्कुल, इसरो ने यहाँ पर डेवलप किया है रीयूजेबल रॉकेट को, जिसका नाम है RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसकी सक्सेसफुली हमने टेस्ट फ्लाइट करी थी 2016 के अंदर। तो इसको ज़रूर ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अभी हमने साल 2022 में आ गए हैं। साल 2022 में हमने अभी तक कुछ स्पेस का काम किया या नहीं किया है, कुछ लॉन्च किया या नहीं किया? तो देखो, ये ध्यान रखना, अभी तक हमने साल 2022 में 3 मिशन कर लिए हैं पूरे। हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को लॉन्च कर दिया, जिसका वजन यहाँ पर 1710 किलोग्राम का था। इसकी मिशन लाइफ 10 साल की होने वाली है।
दूसरा मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया है इंस्पायर सैट-1, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वजन 8.1 kg का है। ये सारी सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च करी है, 3 सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है। इसका जो मिशन होने वाला है 1 साल का रहने वाला है। उसके बाद तीसरी हमने लॉन्च करी है INS-2D। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसकी जो लाइफ है वो सबसे कम रहने वाली है, 6 महीने की। तो ये 3 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी हैं अभी तक 2022 में। अभी हम लोग और भी सैटेलाइट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अभी आपको पता होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 को लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको थोड़े दिनों पहले पढ़ा दिया था। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में मैंने द हिंदू के अंदर बताया था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आपने इंस्टाग्राम पर भी सेंड करें। सर एक आर्टिकल बहुत चर्चा में ट्रेंड हो रहा है आसाम मेघोलिथिक के बारे में, समझ में नहीं आ रहा। देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर ही, ठीक है, क्या है ये। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इसको डिटेल्स एक्सप्लेन सेक्शन पर दिया है कि असम मेघालिथिक जार कनेक्शन क्या है, इसका इतिहास क्या है, प्लस इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी बातें बताई गई हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया 65 बड़े बड़े सैंड स्टोन, जिसको हम लोग मेगालिथ बोल रहे हैं। अब जो ये मेगालिथ हैं ये यहाँ पर असम के अंदर जो हसाओ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 4 साइट्स पर देखे गए हैं। अब ये इस प्रकार से आपको ये जार देखने को मिलेंगे, ये मेगालिथिक जार बनाए गए हैं, ऐसे बड़े बड़े जार हैं। क्लियर हुआ? अब ये इन जार की खास बात क्या है, कुछ जार तो बहुत लंबे लंबे हैं और सिलेंड्रिकल हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जार कैसे हैं, कुछ लंबे लंबे हैं, बहुत ज़्यादा गोल आपको ये देखने को मिल जाते हैं। प्लस कुछ जार क्या हैं, बहुत छोटे से हैं, और कुछ जार आधे ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं और आधे बाहर निकले हुए हैं। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, ऐसा आप लोग देख पाओगे। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये चीज़ें फाउंड करी गई हैं अभी असम के हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद बताया गया कि इनमें से जो ज़्यादातर जार हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि 3 मीटर हाई हैं, 2 मीटर चौड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस कुछ जार के ऊपर काफ़ी सारी डेकोरेटिव कार्विंग्स हुई हैं, मतलब नक्काशियाँ हुई हुई हैं, और कुछ जार बिल्कुल प्लेन है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको मैप दिखा देता हूँ असम कहाँ पर है। ये आप देख पाओगे हमारा महान भारत हुआ, इधर ये नॉर्थ ईस्टर्न मैप हुआ, यहाँ पर आपको ये असम देखने को मिलेगा। यहीं पर चर्चा की जा रही है। अभी जो ये वाला मैप है इसमें मैंने लाउस वगैरह दिखा रखा है, ये क्यों दिखाया आगे मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी आपने असम के बारे में समझा। अब इन मेघालिथ का हिस्ट्री क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। उससे पहले आप लोग ये समझ लो मेगालिथ्स होते क्या हैं। देखो जो ये मेगालिथ है ये अपने आप में लार्ज स्टोन, बड़े बड़े स्टोन होते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका इस्तेमाल किया गया है बेसिकली मॉन्यूमेंट्स के अंदर जिसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, साथ में स्टोन का इस्तेमाल किया गया है या फिर यहाँ पर अलग अलग स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कहीं पर काफ़ी सारे स्टोन्स एक साथ यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, कहीं पर अलग एक अकेला स्टोन यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मेगालिथ कहलाता है। तो मेगालिथ क्या है, बड़े बड़े स्टोन है जिनका हम लोगों ने अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर इस्तेमाल किया है। अब ये जो जार हैं असम के ये भी देखे गए थे। देखो ये भी यहाँ पर इस प्रकार से जार बने हुए हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। देन उसके बाद और क्या बताया गया, जो ये असम के जार हैं ये सबसे पहली बार देखे गए थे 1929 में बाय द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम है जेम्स फिलिप मिल्स एंड जॉन हेनरी हटन। तो इनके थ्रू सबसे पहली बार 1929 में देखे गए, जिन्होंने यहाँ पर इसका जो प्रेजेंस है वो बताया कि भाई 6 जगह पर था। सबसे पहला जगह दीमा हसाओ, देन उसके बाद देराबोर जो कि आज के टाइम पर होजाई दोबोंगलिंग के नाम से जाना जाता है, उसके बाद कोबाक, कारतोंग, मोलुंगपा, नदुंगलो, बोलासन। तो आज के टाइम पर ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन सारी जगह पर यहाँ पर ये पाया गया था, यानी कि ये जार ऐसे देखे गए थे। प्लस 2 साइट्स और भी डिस्कवर करी गई 2016 के अंदर। 2020 के अंदर भी 4 और साइट्स डिस्कवर करी गई। मतलब इसके बाद भी लगातार अलग अलग साइट्स मिल रही हैं। और अभी आपको पता होगा यहाँ पर भी कुछ साइट्स आइडेंटिफाई करी गई हैं। तो अलग अलग साइट्स यहाँ पर मिलती रहीं और हमने देखा इस प्रकार से जार हम लोग को मिलते रहे। फिर उसके बाद एक टाइम पर एक और साइट मिलती है जिसका नाम है नचू बुंगलो। अब यहाँ पर क्या होता है, लगभग 546 जार्स को देखा जाता है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी साइट है हमारे दुनिया भर की, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मतलब कि लगातार साइट मिली है, लेकिन ये वाली साइट अपने आप में सबसे बड़ी साइट मिली है हम लोगों को। फिर उसके बाद करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, आखिरकार इसकी खासियत क्या होगी। तो देखो ये जो जार है ना, ये आज के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। रिसर्चर्स ने ये बोला इस जार का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया से। मतलब असम का कनेक्शन कहीं ना कहीं इंडोनेशिया और लाओस से है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर जार, जैसे ये जो जार हैं ये बिल्कुल सिमिलर जार असम के साथ साथ लाओस और कंबोडिया वाले रीजन में देखने को मिले, इंडोनेशिया वाले रीजन में देखने को मिले हैं। असम यहाँ पर हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये हुआ लाओस।
तो यहाँ पर तो हमें जार देखने को मिले, लाओस में भी देखने को मिले, फिर उसके बाद इंडोनेशिया में भी देखने को मिले हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद रिसर्चर्स क्या बोलते हैं, रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि देखो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है असम, लाओस और जो ये इंडोनेशिया के लोग हैं, इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो बिल्कुल सेम हुआ करती होगी, ठीक है। प्लस यहाँ पर इनकी जो ज्योग्राफी है वो बिल्कुल सेम हुआ करती होगी, तो इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं, ऐसा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस इसका देखने को मिल सकता है, ये इसकी खास बात है। बाकी आप यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुन लिया है देन उसके बाद आप लोग डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एडॉप्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ये एडॉप्शन है वो यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग कानून के हिसाब से होता है। उसके लिए एक कानून है HAMA, इसकी फुल फॉर्म बताओ। उसके बाद एक है JJ एक्ट, इसकी फुल फॉर्म बताओ। अगला क्वेश्चन, डैश कौन सी बॉडी है जिसने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे केरला, पंजाब, ये सब कुछ ऐसे राज्य निकले जिन्होंने नीति आयोग के इस वाले स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स को टॉप किया है। लेकिन केरला, पंजाब के अलावा भी एक टॉप परफॉर्मर स्टेट है, उसका नाम आपको बताना है। लार्जर स्टेट के अंदर एक सबसे बड़ा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी है इस पूरे के पूरे इंडेक्स के अंदर, उस स्टेट का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2+2 डायलॉग रखा है, ठीक है। भारत का भी यहाँ पर 2+2 डिस्कशन हुआ, आपको पता होगा किसके साथ, US के साथ में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत ये 2+2 डायलॉग 4 अलग अलग कंट्रीज के साथ में करता है, उन चारों कंट्रीज़ का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ में मिलकर सत्यशोधक समाज को बनाया था 1873 में, उन पर्सनैलिटी का नाम आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाओगे। इनके आंसर्स मैंने आप लोग को आगे प्रोवाइड करवा दिए, चाहो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब फटाफट मैं आप लोग को एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, एक रिवीजन करवा देता हूँ। जैसा आप लोग कहते हो कि लास्ट में एक ओवरव्यू हो जाता है तो सही रहता है, हम लोग चीज़ों को वापस से रिकॉल कर पाते हैं। तो चलो मैं आपको वो भी दे देता हूँ, ठीक है। फिर साथ ही साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देता रहूँगा जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्टेप ले रहा है कि जो एडॉप्शन यानी बच्चे को गोद लेने के लिए यहाँ पर जो भी मेथड्स हैं उसके अंदर कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ख़त्म किया जाए, उसको आसान किया जाए, एडॉप्शन के प्रोसेस को ईज़ किया जाए। क्योंकि एडॉप्शन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे बताया गया बच्चे कम एडॉप्ट हो रहे हैं आज के टाइम पर, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है कि इसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। प्लस एडॉप्शन का प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बताया, यहाँ पर कारा का बहुत बड़ा रोल है। कारा क्या है, वो है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। यहाँ पर व्यक्ति को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आगे चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, वो यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट कर पाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर जो ये अडॉप्शन है वो लगातार डाउन होता हुआ जा रहा है। एडॉप्शन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो एडॉप्टेबल चिल्ड्रन और जो पेरेंट्स एडॉप्ट करना चाहते हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को रिटर्न कर दिया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे कारा के बारे में हमने डिस्कशन किया। देन उसके बाद मैंने बताया कि आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो डिसेबल आपको बच्चे देखने को मिलते हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, इनका एडॉप्शन बहुत कम हो रहा है। प्लस जो LGBTQI कम्युनिटी हैं ये लोग यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से इलीगल अडॉप्शन भी देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भारत के अंदर आपको मल्टीपल अडॉप्शन लॉज देखने को मिलेंगे जो कि अडॉप्शन को लेकर काम करते हैं। जैसे कि एक हामा है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये वाला, तो हामा की फुल फॉर्म है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसके बाद दूसरा है JJ एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा अलग अलग एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही है कि भाई इस प्रोसेस को आप लोग सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको ख़त्म कर दो, तो उसके बाद यहाँ पर चीज़ें सही हो सकती हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया नीति आयोग ने अभी एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट को पब्लिश किया है। तो एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स ये क्या है, तो इसके अंदर गुजरात ने अभी टॉप किया है। ये बेसिकली यहाँ पर फोकस करता है सारे स्टेट्स के ऊपर, यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर कि उन्होंने कितने एफर्ट्स लगाए हैं क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर के अंदर। भारत का जो गोल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, इसको पता ही है कि हम लोग यहाँ पर गोल सेट करके चल रहे हैं कि हम लोग पोल्यूशन कम से कम करेंगे, तो उसके बेसिस पर ये इंडेक्स हम लोग की हेल्प करेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि जो ये रैंकिंग है स्टेट्स की, इन स्टेट्स की रैंकिंग तैयार करते करते इनमें एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो जाता है, ये हमने डिस्कस किया।
फिर उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि इस इंडेक्स के अंदर जो टॉप परफॉर्मर है वो आपको गुजरात, केरला और पंजाब देखने को मिलेगा। और उसके बाद छोटी जो स्टेट की कैटेगरी है यहाँ पर गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर है। और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी के अंदर टॉपर चंडीगढ़, दिल्ली और उसके बाद दमन एंड दीव, दादरा नागर आपको देखने को मिल जाएगा। और बॉटम वाले स्टेट्स कौन से हैं वो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इंडिया का US 2+2 फॉर्मेट डिस्कशन यहाँ पे समझा। अभी आपको पता है 2+2 मीटिंग चल रही है। अब भारत जो है ये 2+2 मीटिंग 4 देशों के साथ करता है, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया, ये आप लोग को पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया 2+2 मीटिंग होती क्या है, प्लस यहाँ पे क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट को लेकर एक चैलेंज है, फिर उसके बाद S-400 सिस्टम को लेकर चैलेंज है। फिर हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ज्योतिराव फुले जी के बारे में डिस्कशन किया। अभी क्या हुआ, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको लेकर चर्चा की जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है यहाँ पर इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। तो हमने डिस्कस किया कि ज्योतिराव फुले जी कौन थे, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर ये अनइक्वालिटी को ख़त्म करने के ऊपर काम कर रहे थे। अलग अलग इनके पब्लिकेशंस थे, म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर बने थे। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो वाइफ है इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर साथ में मिलकर इन्होंने स्कूल्स को ओपन किया, जिसको 1857 के रिवोल्ट के बाद बंद करना पड़ गया। प्लस इन्होंने यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया। फिर एट द लास्ट यहाँ पर डेथ होती है इनकी 28 नवंबर 1890 के अंदर। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने GSLV F10 के बारे में जाना। यहाँ पर बताया यह गया कि हम लोग GSLV रॉकेट का एक इम्प्रूव वर्जन लेकर आने वाले हैं इस साल के एंड तक। अब जो ये इम्प्रूव वर्जन होगा ये काफ़ी दमदार होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा एक मिशन फेल मार गया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने GSLV रॉकेट से भेजा था। तो GSLV रॉकेट का जो एक स्टेज है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये यहाँ पर ज़्यादा मजबूत नहीं था। इसी स्टेज को मजबूत करके हम लोग इस साल इस रॉकेट को लेकर आएंगे। क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में आपको बताया, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है, इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके चलते हैं। प्लस अभी यहाँ पर साल 2022 के हमारे 3 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए, EOS-4, इंस्पायर सेट-1 और INS-2D। फिर उसके बाद अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पर इसरो के कौन कौन से अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि इसरो यूज़ करता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया असम के मेगालिथिक जार्स के बारे में। ये मेगालिथिक जार्स आइडेंटिफाई करे गए हैं, 65 बड़े बड़े यहाँ पर जार्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। असम के अंदर मेगालिथिक जार का ये हिस्ट्री क्या है हमने समझा, मैप हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसका इतिहास समझने के बाद हमने देखा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यही जार असम के अंदर और यही जार लाओस के अंदर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इनका जो कल्चरल प्रैक्टिस वगैरह है वो सिमिलर हो सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। मेगालिथ क्या होता है हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। नाउ उसके बाद क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस के बाद ये आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ में सत्यशोधक समाज को फॉर्म किया है, तो वो है महात्मा ज्योतिराव फुले जी। क्लियर हुआ। नाउ गाइस यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाने के बाद इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।